या हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। बेटा लास्ट क्लास में इंटरनेशनल टैक्सेशन के क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे हमने, राइट। डीटीडब्ल्यू हम ऑलरेडी कर चुके थे और उसके बाद में हमने ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस पढ़े और उनके क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे, आई होप हो गए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो कोई डाउट है तो पूछ लो, राइट। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना। अभी देखिए क्या होता है सर, एक स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि इंटरनेशनल टैक्सेशन सर अच्छा खासा है, 30-40 नंबर दिला देगा हमें, 30 नंबर तो दिला ही देगा, तो उसको मैं पढ़ के चला जाता हूँ। प्रॉब्लम क्या आती है इसमें? सर एक क्वेश्चन डीटीडब्ल्यू का आता है, यस। एक क्वेश्चन ट्रांसफर प्राइसिंग का आता है, यस, ठीक है। तो बाकी क्या, प्रैक्टिकली तो देखा जाए दो ही है। एक क्वेश्चन जो ईवीडी आईटीए का है वो हम पढ़ेंगे, वो मान लीजिए 3 क्वेश्चन है, 3 में से आई थिंक 2 आते हैं। ऐसा नहीं है कि तीनों ही आ जाए, जनरली 2 ही क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ये 2 क्वेश्चन 7-7 मार्क्स के आ भी जाते हैं तो बाकी क्या, बाकी में मान लीजिए 2-3 एमसीक्यू आ जाते हैं तो 5-6 नंबर, 6 नंबर आपके वहां कवर हो जाते हैं, राइट। जो बचा वो थ्योरेटिकल पोर्शन बचा। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन में उसकी थ्योरेटिकल कंटेंट भी बहुत जरूरी है। तो उसमें मैं चाहता हूं कि मैं आज आपको कुछ चीजें करवाऊं, ताकि इस एक क्लास में हम थ्योरेटिकल कंटेंट को ही पूरा कवर करेंगे, ताकि हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन का जो पार्ट है उसमें हमारे पूरे नंबर कवर हो जाए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। देखिए सर, सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है, सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वहां पे वो आती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की, कि जब हम ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन लगाते हैं तो ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन हर ट्रांजैक्शन में थोड़ी लगता है। मान लीजिए मैं अभी यहाँ बैठा हूँ और मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड करी, क्या इस पे ट्रांसफर प्राइसिंग लगेंगे? नहीं, ठीक है। मैंने दिल्ली सर्विस प्रोवाइड करी, मैंने मुंबई में प्रोवाइड करी, क्या इस पे लगेगा? नहीं, इन पे थोड़ी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाएगा इनको, नहीं। सर इंटरनेशनल कैसे मानेंगे इनको, ये तो वैसे ही नेशनल के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, मान लिया। मान लीजिए कि मैं यहाँ से बैठ के विदेश में कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, कोई फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ से सीधी सर्विस दे रहा हूँ, अब तो हो गया इंटरनेशनल। तो क्या इस पे ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन लगेंगे? आंसर इज नो, इस पे भी नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? कि ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन लगने के लिए सिर्फ ट्रांजैक्शन का इंटरनेशनल होना जरूरी नहीं है, उस इंटरनेशनल होने के साथ उसका एसोसिएट इंटरप्राइजेस के साथ होना भी जरूरी है। तभी उसमें हमें ये डाउट होगा कि ये ट्रांजैक्शन में कुछ गड़बड़ है। मैं ऐसा समझो आप, जैसे हम कहते हैं कि सर पुलिस को लगता है कि कोई क्रिमिनल भाग रहा है, ठीक है, और वो सड़क के रास्ते निकलेगा, मतलब वो रेलवे या फ्लाइट या ये सब नहीं लेगा, वो सड़क के रास्ते निकलेगा। अब सड़क के रास्ते तो हजारों करोड़ों लोग निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है सारे चोर हो गए, राइट। तो क्या पुलिस वाले सबको रोकेंगे? नहीं, सबको तो नहीं रोकेंगे, कुछ कंडीशन होगी ना। कोई पैनिक लगेगा, डाउटफुल लगेगा, संदिग्ध लगेगा, उसको रोकेंगे। तो सिमिलरली सर, सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होने का मतलब एएलपी लग जाए ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को अलग से डिफाइन ही किया गया कि देखिए सर, वो ट्रांजैक्शन जो एसोसिएट इंटरप्राइजेस के बीच में होते हैं, अब उसमें सेल, परचेज, लीज, लोन लेना, लोन देना, ये सब हो सकते हैं। तो उन पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, उनको इस कैटेगरी में माना गया है कि उन पे एएलपी प्रोविजन लग जाए। ये मैंने आपको पढ़ा भी दिया था, फिर बता दूं, ठीक है। दूसरी जो डेफिनेशन यहाँ पे आई ये वाली, कि सर होता क्या है, कई बार जब हमें पता है, जब हमें पता है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस लगने वाले हैं, ठीक है, एएलपी प्रोविजंस लगने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं सर, हम कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शंस को मैनिपुलेट कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप एसोसिएट इंटरप्राइजेज हैं, यहाँ से थर्ड पार्टी का ऑर्डर मिलता है, तो ये क्या करता है, सीधी इसकी सप्लाई करा लेता है। पहले तो ये एग्रीमेंट कर लेते हैं आपस में, पर सप्लाई ये सीधा इससे इसको करवा देता है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में लिया गया है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में आ रहा है। तो ऐसे 2 ट्रांजैक्शन को यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में लेते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, इसलिए मैं ज्यादा इसमें नहीं जा रहा हूँ। आइए, दूसरी बात आई डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, कि सर माना जाता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो वैसी सिचुएशन में वही चीजें जो अभी मैंने आपको बताई, कोई इनडायरेक्टली ट्रांसफर हुआ है, कोई घुमा फिरा के मतलब आपने कुछ किया, वो सब चीजें इसमें कवर हो जाएगी, ठीक है। पर ये हमारा एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है, ये है हमारा एरिया ऑफ कंसर्न। ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में कई बार तो सीधा ही पूछा गया कि एक्सप्लेन द स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। हालांकि मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है। सर इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि सर अगर मुझे टैक्स चोरी करनी है, सपोज अगर मुझे टैक्स चोरी करनी है, तो जरूरी है क्या कि मेरा इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन हो? क्या मैं
डोमेस्टिक रूप से चोरी नहीं कर सकता? कर सकता हूं। तो अगर मैंने किसी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में चोरी की, अगर मैंने किसी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में चोरी की, तो मुझे एक बात बता दो सर आप, ठीक है, क्या उस पे आप एएलपी नहीं निकालोगे? क्या उस पे आप ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं निकालोगे? मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैंने अगर हमारी किसी रिश्तेदार कंसर्न को इंडिया से बाहर सस्ते में माल दे दिया ताकि मुझे इंडिया में कम टैक्स देना पड़े, तब तो आप एएलपी लगाओगे। पर अगर मैंने ऐसा ही कर लिया कि सर इंडिया में ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को सस्ता माल दे दिया तो मुझे कम टैक्स देना पड़ेगा। अब आपको सर ऐसा कैसे हो सकता है, ये कोई मजाक थोड़ी है। अगर इंडिया में ही मैं हूँ, इंडिया में ही मेरी रिलेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, तो टैक्स तो दोनों पे सेम है। अगर मेरा प्रॉफिट घटेगा तो उसका बढ़ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में तो एएलपी लगाने की जरूरत कहाँ है? ठीक है। कई ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें सामने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पे या तो टैक्स लगता नहीं है या टैक्स कम लगता है। जैसे कि उस सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन ने 10AA में सेज में छूट ले रखी हो, सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन का 80IA IB IC या फिर कोई भी टैक्स हॉलीडे, जो मैंने आपको बताया टैक्स हॉलीडे ले रखा हो, जिसमें कोई स्टार्टअप है या ऐसा कुछ भी है जिसके तहत उसकी इनकम फ्री हो रही हो। तो हमने क्या किया, उसके साथ सेटिंग कर ली और हम उसको माल बेचते हैं सस्ते में और वो माल बेचता है आगे, तो उसका इनकम तो वैसे टैक्स फ्री है। तो वैसे ट्रांजेक्शन को कि हाँ ये तो पॉसिबल है, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिनमें इंडिया में भी टैक्स इवेजन हो सकता है, तो उन्हें स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन बोला गया है, राइट। अब जैसे कि सर ट्रांजेक्शन जो 80A में है, IA में है, ये IA वगैरह क्या है, ये सब वो इनकम बेस्ड डिडक्शंस वाले ट्रांजेक्शन है, राइट। ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो सेक्शन 10AA या 80IA में कवर होते हैं, तो ये सब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल प्रोविजन में आती है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल प्रोविजन में आ रही है, इसकी इनकम एग्जम्प्ट है, तो हम इसके साथ मिलकर प्लानिंग कर सकते हैं ना इंडिया में। तो उन सारे ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे ले लिया गया है, ठीक है, ओके। अब सर ऐसा तो जरूरी नहीं है कि अगर मैं एसोसिएट इंटरप्राइज सॉरी डोमेस्टिक में किसी हमारी नॉन इंटरप्राइजेस को माल बेच रहा हूँ और उसके साथ भी आप एएलपी लगाओगे। तो देखिए एक क्राइटेरिया दिया गया कि अगर ये डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन 20 करोड़ से ज्यादा के हैं, ये याद रखना क्योंकि इस पे एमसीक्यू बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार एमसीक्यू आया हुआ है, ठीक है। या तो इस पे शॉर्ट नोट आ जाएगा पूरे पे और नहीं तो ये एमसीक्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये ट्रांजेक्शन्स मिला के, मतलब ये टोटल ट्रांजेक्शन बोल रहा हूं मैं, ये टोटल ट्रांजेक्शन मिला के अगर 20 करोड़ से ज्यादा के हैं तब तो वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में जाएंगे और वहां पे एएलपी प्रोविजन लगेंगे, अदरवाइज वहां पे एएलपी प्रोविजन नहीं लगाने हैं। मतलब कि सर मान लीजिए मेरी कोई एक रिलेटिव पार्टी है, सेज में है, मैंने उनको 2 लाख का माल बेच दिया, ठीक है। अब असेसिंग ऑफिसर कहता है कि भैया तुमने 2 लाख का माल बेचा, मुझे डाउट हो रहा है कि तुमने सस्ते में बेचा, तो हम एएलपी निकालेंगे। नहीं, ऐसे छोटे मोटे ट्रांजेक्शन के लिए एएलपी नहीं कैलकुलेट होती है। एएलपी के प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होंगे जब ओवरऑल जो ट्रांजेक्शन है इन सारे सेक्शन में मिला के वो 20 करोड़ से ज्यादा के हो गया? पॉइंट समझ में आ गई भाई, मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, एक एग्जांपल दे रखा है वो भी हम पढ़ेंगे, आइए। सुल्तान लिमिटेड टुक द सर्विस ऑफ वन ऑफ इट्स ग्रुप कंपनी, ग्रुप कंपनी का मतलब भाई वही रिलेटेड पार्टी हो गई, एंड एसोसिएट इंटरप्राइजेज एंजॉयिंग द टैक्स हॉलीडे। अब देखो वो सामने वाली पार्टी क्या थी, टैक्स हॉलीडे एंजॉय कर रही थी। द ट्रांजेक्शन इज स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, तो अपने आप ही ट्रांजेक्शन क्या हो गया, स्पेसिफाइड। सुल्तान लिमिटेड ने 28,40,000 रुपए दिए उस कंपनी को सर्विस के लिए, ठीक है। जब हमने कैलकुलेट किया कि सर क्या 28 करोड़ 40 लाख दिए, जब हमने कैलकुलेट किया कि क्या वाकई में वो सर्विस इतने रुपए की थी, तो पता चला नहीं सर वो तो 17 करोड़ की थी। इसका मतलब हमने जानबूझ के टैक्स चोरी करने के लिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी इनकम ऑलरेडी टैक्स फ्री है, उस ऑर्गेनाइजेशन से हमने 28 करोड़ 40 लाख का बिल बनवा लिया, जबकि वाकई में उसकी मार्केट वैल्यू 17 करोड़ थी। तो हमारे तो खर्चा क्लेम हो गया ना 28 करोड़ 40 लाख का, और उसके इनकम हुई तो इनकम तो उसकी तो फ्री है। तो ऐसे केस में क्या होगा सर एएलपी डिटरमाइन हुई 17 करोड़ रुपए, तो जो डिफरेंस है 11 करोड़ 40 लाख रुपए का, वो इनकम क्या हो जाएगी, जोड़ दी जाएगी, ठीक है, ओके। तो किसके हैंड में हो जाएगी, इन केस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 92 विल बी एप्लीकेबल एंड इनकम ऑफ सुल्तान लिमिटेड, ठीक है, सुल्तान लिमिटेड विल बी रिकम्प्यूटेड बाय कंसिडरिंग द 11 करोड़ 40 लाख रुपीस, 11 करोड़ 40 लाख रुपए उसकी इनकम में जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है, ओके। आगे बात सुन में
या फिर यूं भी कह सकता हूँ 11 करोड़ 40 लाख रुपए डिसअलाउड कर देंगे, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं, एक ही बात है भाई। 28 करोड़ 40 लाख का खर्चा अलाउ कर दो और 11 करोड़ 40 लाख ऐड कर दो, ये भी हो सकता है। या हम यूँ कहें कि उस खर्चे को ही 17 करोड़ ही अलाउड करो, ऐसा भी हो सकता है। या हम यूँ कहें कि 11 करोड़ 40 लाख का खर्चा डिसअलाउड कर दो, एक ही बात है, अल्टीमेटली तो बात वही है। ठीक है, ठीक है। अब क्या लिखा है, अगर सर इस एग्जाम्पल में ऊपर वाला ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन नहीं होता तो प्रोविजन 92 अप्लीकेबल नहीं होते। हाँ वो तो जाहिर सी बात है। ठीक है, अगर मान लीजिए अननोन पार्टी होती, अननोन पार्टी होती तो ये स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन नहीं होता, और अनस्पेसिफाइड नहीं होता तो फिर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। ठीक है, yes। आइए जी, या सामने वाली पार्टी टैक्स हॉलिडे में नहीं होती, सामने वाली पार्टी भी नॉर्मल होती, हम भी नॉर्मल सामने वाली भी नॉर्मल, तो फिर एडजस्टमेंट नहीं होता। एडजस्टमेंट तभी होगा जब ये हो। एसोसिएट का मतलब क्या है, एसोसिएट का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सर जब डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे के बिजनेस में इंगेज हो, पार्टिसिपेट करते हो, कॉमन ओनरशिप हो, तो ये सब इसमें डीम्ड ओनरशिप और ये सब मिला के ऑलरेडी मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब एएलपी निकालना, सर एएलपी निकालने के ट्रांजैक्शन बेस्ड मेथड बताए थे आपको, कप मेथड, रीसेल मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड। ठीक है, फिर आपको प्रॉफिट बेस्ड मेथड में प्रॉफिट स्प्लिट मेथड बता दिया था मैंने आपको। ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है, बहुत कम चांसेज होते हैं इसके, फिर भी इसका भी तरीका सेम ही है। मतलब जो आपका जो, मैं बता देता हूँ वैसे थोड़ा सा, कि जो आपका मार्जिन है उस मार्जिन को एडजस्ट करो, एडजस्ट करके अप्लाई करो, सिंपल सी बात है, एडजस्टेड मार्जिन को अप्लाई करना है। ठीक है, उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में क्या हुआ उसके हिसाब से। ठीक, ठीक है सर, अगर एएलपी एक से ज्यादा निकल गई तो, अगर एएलपी एक से ज्यादा निकल गई तो जो ज्यादा अप्रोप्रिएट लगती है वो ले लो। ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर सारी अप्रोप्रिएट लगती है तो एवरेज ले सकते हैं हम। रेफरेंस टू टीपीओ, ये अच्छा पॉइंट है, इस पे भी एक शॉर्ट नोट बन सकता है। रेफरेंस टू टीपीओ, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि व्हाट इज टीपीओ। टीपीओ एक ऑफिसर होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, जो इस चीज का एक्सपर्ट होता है। जैसा हम जानते हैं, देखो ऐसा है, होता क्या है सर, सिस्टम क्या चलता है, सिस्टम ये है कि सर ये है असेसिंग ऑफिसर। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर अपने काम में एक्सपर्ट है, मतलब उसको अपने ऑफिशियल जो काम है वो पता है। पर कई केसेस में ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें बाहर वाले की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कोई वैल्यूएशन करवाना है, ठीक है, या हमें ट्रांसफर प्राइसिंग चाहिए। ठीक है, कोई वैल्यूएशन करवाना है या हमें ट्रांसफर प्राइसिंग चाहिए। जब हमें वैल्यूएशन करवाना है तो अब असेसिंग ऑफिसर कहता है मेरा काम थोड़ी है वैल्यूएशन करना, मुझे थोड़ी पता है वैल्यूएशन के बारे में, राइट। तो ये इस केस में क्या करेगा, वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर देगा कि लो जी वैल्यूएशन ऑफिसर से रिपोर्ट बनवाओ, सिंपल काम। ठीक है, और जब इसको लगेगा कि इस केस में ट्रांसफर प्राइसिंग चाहिए, तो अगेन ये ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या है, एक्सपर्ट नहीं है, तो ये ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफर कर देगा कि ये केस हम आपको भेज रहे हैं, आप इस केस में हमें ट्रांसफर प्राइसिंग निकाल के दे दो। सिंपल, समझ गए। तो काम बटे हुए ना। अब मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट टैक्स पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें कोई टॉपिक ऐसा हो जो जीएसटी से रिलेटेड हो, और हो सकता है कि जब मुझे जीएसटी की विशेष जानकारी ना हो, ठीक है, तो मैं अपने जीएसटी वाले सर को कहूंगा कि सर ये एक टॉपिक है, ये आप ना बच्चों को समझा देना। बिल्कुल ठीक है, कि कोई दिक्कत नहीं है इसमें, राइट। तो ऐसी ही चीजें यहाँ पे होती है। तो असेसिंग ऑफिसर को जब ये लगता है कि इस पर्टिकुलर केस में मुझे ट्रांसफर प्राइसिंग चाहिए, ठीक है, और ट्रांसफर प्राइसिंग निकालना मुझे भी आता नहीं है, तो इस ऐसे केस में क्या करेगा असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, ऊपर से जो भी अपने असिस्टेंट जो कमिश्नर वगैरह उनसे अप्रूवल ले लेगा, और अप्रूवल लेके टीपीओ को रेफर कर देगा कि सब ये केस है, ये सर्कमस्टांसेज है, और मुझे ये ट्रांसफर प्राइसिंग चाहिए। सिंपल सी। तो ये सर्विस ले रहा है बेसिकली, ये क्या कर रहा है, सर्विस ले रहा है, किसकी, टीपीओ की सर्विस ले रहा है। बोलो आगे बात समझ में। बस अब यही बात यहाँ पे थ्योरेटिकली इतनी लंबी चौड़ी लिखी हुई है, आपको इसको फिल्टर करना है। देखो क्या लिखा है, असेसिंग ऑफिसर कंसिडर नेसेसरी एक्सपीडियंट टू डू सो, तो प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर, कंप्यूटेशन ऑफ लेंथ प्राइस के लिए रेफर कर देगा किसको, टीपीओ को। ऐसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। अब जब टीपीओ के पास रेफरेंस आएगा, ये तो वही पहला स्टेप हो गया ना। अब जब टीपीओ के पास रेफरेंस आया, ठीक है, तो टीपीओ के पास रेफरेंस आया तो टीपीओ क्या करेगा, नोटिस भेजेगा, किसको भेजेगा, एसएससी को, कि देखिए जी आपके केस में हमारे पास एक लेटर आया, मतलब आपके केस में हमारे पास रेफरेंस आया है, और हमें आपकी ट्रांसफर प्राइसिंग निकालनी है, तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी जानकारी है, वो सब लेके आ जाओ ताकि हमारा काम हो जाए।
ठीक है, तो प्रोड्यूस्ड और कास्ट टू प्रोड्यूस ऑन अ डेट, कि भाई 22 तारीख फिक्स कर दिया, 22 तारीख को आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके आ जाना, तो हम आपकी एएलपी निकाल देंगे। सिंपल सी बात है, समझ रहे हो, बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। मैं अपना काम कर रहा था ऑफिस में बैठा हुआ, मुझे जैसे मान लीजिए पासपोर्ट का बताऊं मैं आपको, हम जब पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो पासपोर्ट में सर जो ऑफिसर अंदर का सिस्टम होता है, उसका काम होता है डॉक्यूमेंट फिजिकली वेरीफाई करना, आपकी रेटिना रेटिना स्कैन करना, फिंगरप्रिंट लेना, तो वो सारा काम वो ऑफिस में कर लेते हैं। अब उसी में एक काम आ जाता है पुलिस वेरिफिकेशन, कि आप जहाँ आपने जो एड्रेस दिया है वहाँ पे आप वाकई में रहते हो या नहीं रहते हो। अब सर पासपोर्ट वालों का काम थोड़ी है कि वो जाके वहाँ पे चेक करेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, वो रेफरेंस कर देते हैं, किसको रेफर कर देते हैं, पुलिस को, आपका केस भेज देते हैं कि भैया पर्टिकुलर पर्सन पासपोर्ट बनाने आए थे, तो आप इनका हमें रिपोर्ट बना के दो। अब पुलिस वाला क्या करेगा, पुलिस वाला आपको फोन करता है, जनरली तो दो चीजें होती है, या तो पुलिस वाला आपके घर पहुंच जाएगा, आपके अड़ोस पड़ोस में पूछ लेगा या आपसे पूछ लेगा, एक तो वो काम होता है, होना भी ये चाहिए, रियलिटी तो यही है, एक्चुअल रूल तो यही है कि पुलिस वाला आपके घर जाएगा, आपके अड़ोस पड़ोस में पूछेगा कि ये बंदा यहाँ रहता है क्या, फिर आपसे मिल लेगा वगैरह वगैरह। पर रियलिटी क्या होती है, कौन जाएगा, किसके पास टाइम है, तो वो क्या कहते हैं, फोन कर देते हैं, हाँ भाई तुम्हारा वेरिफिकेशन आया हुआ है, अपने डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ थाने में, ठीक है। आप थाने में जाते हो, हाँ साहब बोलो, दिखाओ जी, आधार कार्ड दिखाओ, पैन कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ, साथ में 2 लोगों को लेके आना जो तुम्हारे जान पहचान वाले हो, तो आप 2 लोगों को भी पकड़ के ले जाते हो। कहने का मतलब जो ड्यूटी थाने वालों की है आपके घर जाके करने की, उन्होंने आपको ही बुला लिया कि लेके आ जाओ सब, ठीक है, वो फॉर्मेलिटी करी, साइन वाइन कराया, हो गया जी वेरिफिकेशन। पर सवाल ये है कि पासपोर्ट की इस पूरी प्रोसेस में ये काम आउटसोर्स हो गया बेसिकली, राइट। तो वैसे ही जब असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट करता है तो वो भी कुछ काम आउटसोर्स कर सकता है, तो वैल्यूएशन कराना है तो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास भेज दिया, एएलपी निकलवानी है तो टीपीओ के पास भेज दिया, अच्छा स्पेशल ऑडिट करवानी है तो सीए के पास भेज दिया, वो भी तो ऐसा करता है, यस। तो उन्होंने भेज दिया जी, भेज दिया तो सामने वाले ने आपको बुला लिया कि आ जाओ डॉक्यूमेंट लेके। अब डॉक्यूमेंट लेके आप पहुंच गए, जब डॉक्यूमेंट आप लेके पहुंच गए तो उन्होंने सारी जांच पड़ताल कर ली, आपसे कुछ पूछना है, कुछ और चाहिए, वो सब चीज़ें उन्होंने मांग ली, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मांग के फिर वो अपनी एएलपी डिसाइड करेंगे, और एएलपी डिसाइड करके अपने ऑर्डर की एक कॉपी भेज देंगे किसको, देखो किसको भेजेंगे, एक कॉपी तो आपको दे देंगे कि लो जी हमने ईएलपी निकाली है, और एक कॉपी असेसिंग ऑफिसर को जिसने रेफरेंस दिया था उसको दे देंगे, टीपीओ का काम खत्म, ठीक है। अब एओ जाने आप जानो, ठीक है। अब एओ के पास पहुंची आपकी एएलपी, ठीक है। अब उस एएलपी से गवर्नमेंट को फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है क्या, यस। अगर मान लीजिए वो एएलपी ऐसी है जिसके अप्लाई होने से गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन अप्लीकेबल ही नहीं होते हैं, याद है बेटा, कल बताया था लास्ट क्लास में, ऐसा एक क्वेश्चन किया था कि अगर एएलपी प्रोविजन अप्लाई करने से इनकम कम हो रही है तो एएलपी प्रोविजन अप्लीकेबल ही नहीं होते। अब ये देखेगा अरे एएलपी तो कम है, इससे तो गड़बड़ हो जाएगा, बोले चलो जी ठीक है, इसका मतलब एसएससी ने जो डिक्लेयर किया वो ओके है, ठीक है। अगर उसको लगता है एएलपी ज़्यादा है तो फिर वो अप्लाई कर देगा, राइट। तो इस तरीके से चलता है, बाकी उसकी चॉइस है वो अप्लाई करे ना करे। वेयर ए रेफरेंस इज मेड, तो जो ऑर्डर में भी है वो 60 दिन में पास हो जाएगा, 60 दिन में मतलब जैसे ही आपका ऑर्डर टीपीओ का ऑर्डर पहुंचेगा एओ के पास, एओ उसको पढ़ेगा और उसके बेस पे 60 दिन में ऑर्डर पास कर देगा। ये हम टाइम लिमिट में भी पढ़ते हैं कि सर हमारे पास जितना टाइम होता है, असेसिंग ऑफिसर के पास जितना टाइम होता है केस को पूरा करने का, उसमें जब वो रेफरेंस कर देता है टीपीओ को, तो जो रिमेनिंग टाइम है ना वो फिर 60 दिन मिनिमम होना जरूरी होता है, ठीक है। देखो ये रहा, यहाँ पे फाइनल बता देता हूँ सर, जैसे ही ऑर्डर मिलेगा असेसिंग ऑफिसर प्रोसीड करेगा, टोटल इनकम अंडर सेक्शन कंफर्म एएलपी, ये लो जी। जैसे ही एएलपी का लेटर मिलेगा किसको, असेसिंग ऑफिसर को, असेसिंग ऑफिसर अकॉर्डिंग टू दैट लेटर, असेसिंग ऑफिसर अकॉर्डिंग टू दैट लेटर। देखो मेरा वीडियो पोज हो रहा है क्या, थोड़ा सा एक बार बताना, एक्चुअली क्या होता है जब इस पीडीएफ पे लिखते हैं ना, ये पीडीएफ थोड़ी सी हैवी है, तो इस पे थोड़ा सा लिखते हैं तो थोड़ा सा वीडियो हल्का सा पोज होता है, तो जब जब हम इस पे लिखते हैं तो हल्का सा हो सकता है आपको लगे कि वीडियो पोज हो रहा है, राइट। पूरा स्क्रीन नहीं, सिर्फ मेरा वीडियो, राइट। चले बोलो, लॉजिकली समझ में आ गई टीपीओ की प्रोसेस। असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट कर रहा था, उसने टीपीओ को बोला भैया एएलपी निकाल के दो, टीपीओ ने बोला ओके जी, टीपीओ ने एसएससी को बुलाया, एसएससी से इंफॉर्मेशन मांगी, पूछताछ करी, जांच पड़ताल करी, करके अपनी एएलपी डिसाइड करी, एएलपी डिसाइड करके वापस एओ को भेज दिया, एओ ने एएलपी देखी और एएलपी के हिसाब से इनकम कैलकुलेट करी और ऑर्डर पास कर दिया, बात खत्म। तो इस तरीके से काम हो गया, ठीक है। ऐसे तो बहुत चीजें हैं, देखो बहुत ठूसा, एक्चुअली प्रॉब्लम यही है ना, हमारे बुक में चीजें ठूसी भी बहुत है,
उसको बहुत सिंप्लीफाइड तो किया नहीं है, ठूस दिया उसको अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एपीए। एपीए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे लगता है कि एग्जाम में इसमें या तो एक एमसीक्यू या एक शॉर्ट नोट आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज एपीए? देखिए नाम से पता चल जाएगा आपको, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। नहीं पता चला? चलिए, नहीं पता चला तो बताते हैं। देखो सर होता क्या है, होता सर थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे अपन ने कहा कि वैल्यूएशन ऑफिसर सॉरी असेसिंग ऑफिसर ने टीपीओ को रेफरेंस दिया, उन्होंने एलपी निकाल के दे दी। पर सर ये बात तो इस साल की है ना, ये बात तो इस साल की थी, इस साल का केस खत्म हो गया। पर जो असेसी है वो तो अभी भी ट्रांजेक्शन कर रहा है ना। बताओ, असेसी तो करंट ईयर में भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, वो तो अगले साल भी ट्रांजेक्शन करेगा। तो क्या बार बार हम रेफरेंस देते रहेंगे, एलपी निकालते रहेंगे, रेफरेंस देते रहेंगे, एलपी निकालते रहेंगे? ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में एसएससी कहता है कि सर देखो ऐसा है, मैं तो परेशान हो गया हूँ, क्योंकि आप रेफरेंस देते हो, वो बुलाते हैं, फिर वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं, तो हम तो बहुत परेशान हो रखे हैं। आप हमें इसका कोई सॉल्यूशन बताओ, बार बार परेशान मत करो। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने भी सोचा कि हाँ बात तो ठीक है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, ठीक है, इसका हम एक रेट फिक्स कर लेते हैं। रेट मतलब रिश्वत का रेट नहीं, एएलपी फिक्स कर लेते हैं। सर एएलपी कैसे फिक्स कर लेते हैं? देखो मुझे एक बात बताइए, आपके शहर में, आपके जो भी मेन मार्केट है, वहाँ पे एक दुकान है, बहुत अच्छे कपड़े रखता है, ऐसा समझिए। आपके मेन मार्केट में शहर में एक दुकान है और बहुत अच्छे कपड़े वो रखता है, राइट। आप उसके पास गए पहली बार गए तो उन्होंने जो रेट बताई, मान लीजिए 1000 रुपये बताई किसी प्रोडक्ट की रेट, आपने बार्गेन किया कि नहीं सर 1000 नहीं, हम तो 400 देंगे। उन्होंने कहा नहीं जी 400 तो नहीं लेंगे, हम तो 900 दे दो। ऐसे बार्गेनिंग चली काफी देर तक, आप आधा पौन घंटा वेस्ट हुआ, फाइनली 600 रुपये में डील डन हो गई, 600 रुपये में आपको प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, बोलो क्लियर? हाँ, अब आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने आके दोस्तों को बताया कि यार मैं वहां गया था और मैंने इतने इतने में लेके आया हूँ, ये है। दोस्त कहता चले यार मैं भी लाऊंगा। आप 2 दिन बाद फिर पहुंच गए, ठीक है, 2 दिन बाद फिर पहुंच गए। अब शॉपकीपर को तो शकल याद नहीं है, उसके पास तो इतने कस्टमर आते हैं, तो उसे आपकी शकल याद नहीं है। ठीक है, आपने पूछा कितने का, वो फिर कहता है 1000 रुपये का। अब आप फिर बार्गेनिंग चालू करते हैं कि 1000 नहीं, 800 900 ऐसे वैसे, तो ऐसे करते करते फिर आधा घंटा लग गया, फिर वो 600 पे डील डन हुई। ठीक है, अब आपने उसको दुकानदार को कहा देखो भाई साहब बात ऐसी है कि मेरा बहुत बड़ा सर्कल है, ठीक है, मुझे आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, पर प्रॉब्लम ये है कि 2 दिन पहले भी आपने मेरा आधा पौन घंटा खराब किया और 600 में डील हुई, और आज भी अगेन, पहली बार तो हुई, चलो हुई कोई बात नहीं वो तो, पर आज भी आपने फिर आधा पौन घंटा मेरा वेस्ट किया और फिर जाके 600 में डील डन हुई। अच्छा, इससे आपके भी इम्पैक्ट गलत पड़ता है, क्योंकि जो बाकी कस्टमर खड़े हैं उनको भी पता चलता है क्या चल रहा है। शॉपकीपर ने कहा बात तो ठीक है यार, तुम्हारी बात तो सही है, कि मैं भी नहीं चाहता कि मेरे कस्टमर के सामने आप बार्गेनिंग करो, और आपके पास भी इतना टाइम नहीं आप बार्गेनिंग करो, बात तो ठीक है। तो कहता भाई मेरी शक्ल देख ले ध्यान से, अच्छे से समझ ले, है ना, नाम मेरा ये है, लिख लो चाहे डायरी में। अब मैं जब भी आऊंगा मैं बहस नहीं करूंगा, 600 रुपये में लेके जाऊंगा, देना है तो बोलो। ठीक है, अब सर देना है तो बोलो, तो सामने वाला कहता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी के सामने जिक्र मत करना, यहाँ पे दुकान में आने के बाद आप चुपचाप आना, और अपना वो मैं एक कार्ड बना के दे देता हूँ, उस कार्ड पे मैं लिख देता हूँ, आप तो कार्ड दिखाना और 600 रुपये में ले जाना। ठीक है, पर सर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हमेशा जिंदगी भर का आप 600 का डन हो गया। हो सकता है ना कि मटेरियल की प्राइस ही बढ़ जाए, सामने से मटेरियल महंगा आने लग जाए, तब थोड़ी 600 में दूंगा, राइट। तो जो सामने वाला मेरे को कार्ड बना के दे रहा है, हो सकता है वो 6 महीने के लिए बना के दे कि चलो जी 6 महीने की रेट वैलिड है, उसके बाद फिर से बात कर लेंगे। 1 साल का बना दे कि 1 साल तक ये रेट वैलिड है, उसके बाद फिर से बात कर लेंगे। तो यस, ये हो सकता है। अब हम तीसरी बार गए, हमने शर्ट सेलेक्ट किए, बिलिंग काउंटर पे गए तो कार्ड दिखा दिया, 600 में बिल बन गया, बात खत्म। बताओ, टाइम बच गया, माथापोड़ी बच गई। यस, तो सेम चीज यहाँ है। हमने गवर्नमेंट को कहा कि सर आप एक काम करो, एग्रीमेंट कर लो, रेट फिक्स कर लो, ठीक है, और उसके हिसाब से कर दिया करो। तो 1 साल का फिक्स कर लो, 1 साल में मैं जितने भी ट्रांजेक्शन करूंगा वो रेट लगा देना। 2 साल का कर लो, 2 साल में जितने भी ट्रांजेक्शन करूंगा वो रेट लगा देना। 3 साल का कर लो, 4 साल का कर लो, 5 साल का कर लो, 10 साल का कर लो, जितने का आप कर सकते हो उतने का कर लो, ताकि बार बार की टेंशन मिटे। गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं देखो ऐसा है, कंडीशंस चेंज होती है, हम ज़्यादा तो नहीं कर सकते, पर हाँ ठीक है आपका प्रपोजल है, तो हम मैक्सिमम 5 साल के लिए आपसे एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो पहला एमसीक्यू जो बनता है वो ये बनता है कि 5 साल के लिए हम एग्रीमेंट कर सकते हैं मैक्सिमम,
कम से कम तो 1 साल का भी करो, 2 साल का भी करो, पर मैक्स टू मैक्स हम 5 साल के लिए एग्रीमेंट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? बताइए, बात समझ में आ गई? यस। अब सर 5 साल के लिए एग्रीमेंट कर सकते हैं, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अब 5 साल के लिए मैं जो भी ट्रांजेक्शन करूंगा उन सारे ट्रांजेक्शन्स पे ये रेट अप्लीकेबल हो जाएगी। पर सर ऐसे कैसे कर सकते हैं? रेट में कई बार दिक्कत आ जाती है कि मटेरियल महंगा हो गया 2 ही दिन बाद, अब साल भर का आपने बोल दिया तो लफड़ा हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हम एएलपी डिटरमाइन करेंगे, हो सकता है हम एएलपी निकालने का तरीका डिटरमाइन कर लें, ऐसा भी तो हो सकता है। भाई अमाउंट ना डिसाइड करके तरीका डिसाइड कर लो। तरीका क्या डिसाइड करो? बोले सर जितना भी एमआरपी लिखी होगी उस पर 40% ऑफ, ऐसे कर लो। अब अगर रेट बढ़ गई होगी तो उसने एमआरपी भी बढ़ा दी होगी, मान रहे हो? तो जब ये बात आ गई कि एमआरपी -40%, तो वो एक तरीका फिक्स हो गया। अब पहले जब आप जाते थे तो 1000 रुपये एमआरपी थी, तो वो 40% ऑफ करके 600 दे रहा था। इस बार आप गए तो 1200 एमआरपी है, तो 1200 में 40% ऑफ करके दे देगा, तो वो मैनर हो गया। अमाउंट फिक्स नहीं है कि 400 कम होंगे या 600 में देंगे, ऐसा नहीं बोला 600 में देंगे, उसकी जगह बोल दिया कि 40% काट के देंगे, ठीक है, या कॉस्ट प्लस इतना जोड़ देंगे। तो इस तरीके से कोई ना कोई तरीका डिसाइड हो सकता है। तो अगर मार्केट ऐसा है जिसमें रेटें फ्लक्चुएट नहीं होती है तो हो सकता है अमाउंट फिक्स कर लें, और मार्केट ऐसा है जिसमें रेटें चेंज होती रहती है तो फिर मैनर फिक्स कर लें। ठीक है, तो ये होता है। बोलो, बात समझ में आ गई? एक कहानी समझ में आ गई? व्हाट इज एपीए? यस। अब सुनो आगे। तो सर एपीए तो हमें समझ में आ गया, अब आगे क्या है? सर एपीए में भी देखो ऐसा है, अगर मेरे ट्रांजैक्शन में, ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे ट्रांजैक्शन में मैं और गवर्नमेंट अथॉरिटी इन्वॉल्व है, ठीक है, या और सामने वाला देश इन्वॉल्व है, ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा देश इन्वॉल्व है? ऐसा भी हो सकता है। सर मैं इन्वॉल्व हूं, मेरी कंट्री इन्वॉल्व है, सामने वाली कंट्री इन्वॉल्व है, सामने वाली कंट्री का कोई एसएससी इन्वॉल्व है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे एपीएच को फिर नाम दिया गया यूनिलिटरल एपीए, बायलिटरल एपीए और मल्टीलिटरल एपीए। यूनिलिटरल एपीए मतलब सिंगल पार्टी, मतलब सिंगल डीलिंग हो रही हो, बायलिटरल मतलब 2 पार्टियां हो उसमें, ठीक है, और मल्टीलिटरल मतलब बहुत सारी पार्टियां हो। तो उन सारी चीजों को यूनिलिटरल, बायलिटरल और मल्टीलिटरल एपीए के नाम से बोलते हैं, ठीक है। एक पक्षीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय। क्लियर? ठीक है, जैसे अपन ने रिलीफ पढ़ी थी, यूनिलिटरल और बायलिटरल। ठीक है, आइए अब देखते हैं काम कि हमें और क्या क्या चीजें इसमें देखनी चाहिए। तो देखिए यहां से यहां तक देख लो पहले, तो ये है काम की बात कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो टैक्स पेयर और टैक्सिंग अथॉरिटी के बीच में होता है, ताकि अप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइसिंग मेथोडोलॉजी डिसाइड हो जाए फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम फॉर द फ्यूचर। ठीक है, कि भाई इतने टाइम, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, राइट। ठीक है, अब सर इसमें क्या होगा? सर इसमें ये होगा कि बोर्ड, बोर्ड का मतलब सीबीडीटी से है यहाँ पे, कि यहाँ पे सीबीडीटी जो है वो विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंटर कर सकता है। तो एग्रीमेंट करता कौन है ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, कि एग्रीमेंट सीबीडीटी करता है। ठीक है, बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंटर करता है एपीए के लिए। तो सीबीडीटी एंड एसएससी इनके बीच में एग्रीमेंट होता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्या डिसाइड करते हैं इसमें? सर मैनर ऑफ एएलपी, कि एएलपी कैसे डिसाइड की जाएगी फ्यूचर में, वो हम इसमें फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, या फिर प्राइस फिक्स कर लेते हैं कि रेट बता दो जो भी लगेगी। कितने टाइम तक? सर नॉट मोर देन 5 ईयर्स, मतलब 1 साल कर सकते हो, 2 साल कर सकते हो, 4 साल कर सकते हो, 5 साल कर सकते हो, 3 साल कर सकते हो। 5 साल से ज्यादा के लिए एपीए नहीं बनेगा। ठीक है, ओके। अगेन ये देखो, ये जो है ना कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा आपको मिलता जुलता लगेगा, बताऊं किससे? एडवांस रूलिंग से। अगर आप लिंक कर पा रहे हो तो इसके पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट जो है वो एडवांस रूलिंग से आपको मिलते जुलते लगेंगे, राइट। अभी आगे और भी पॉइंट आएंगे, वो तो बिल्कुल सेम लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सर बाइंडिंग। अभी मैं बाइंडिंग देख के मैंने वो पॉइंट आपको लिंक करवाया है कि हमने एडवांस रूलिंग में बोला था कि एडवांस रूलिंग किस पे बाइंडिंग है? सर एप्लीकेंट जो अप्लाई करता है उस पे, ट्रांजेक्शन जिस ट्रांजेक्शन के लिए बात होती है उस पे, और आईटी अथॉरिटी, यही बताया था। तो वैसा ही यहाँ पे है
कि सर ये ट्रांजेक्शन किस पे अप्लाई होते हैं, एपीए किस पे अप्लाई होगा, सर उस पर्सन पे जिसके साथ एपीए हुआ है, सर उस ट्रांजैक्शन पे जिसके लिए एपीए हुआ है, और इनकम टैक्स अथॉरिटी पे। सेम टू सेम वही तीनों लोग हैं जिन पे एडवांस रूलिंग एप्लीकेबल होती है, और वैसे ही उन तीनों लोगों पे ही एपीए होता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, ये आपके साथ डील हुई है तो आपके साथ ही हुई है, इसमें कोई और नहीं है शामिल, राइट। तो उस पर्सन पे, उस ट्रांजैक्शन पे, और इनकम टैक्स अथॉरिटी पे, ये तीन लोग इससे बाइंड है, इनको मानना ही पड़ेगा, ये मना नहीं कर सकते, ठीक है। सर अगर लो ही चेंज हो जाए तो लो चेंज हो गया तो फिर वो एपीए मतलब ही नहीं रहा उसका, वो एपीए खत्म हो जाएगा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट ये पॉइंट भी सिंपल एडवांस रूलिंग से जुड़ा हुआ है कि सर अगर बोर्ड को लगता है, ठीक है, अगर सीबीडीटी को लगता है कि तुमने झूठ बोल के, फ्रॉड करके एपीए बनवा लिया, तुमने झूठ बोल के या फ्रॉड करके एपीए बनवा लिया, तो वो उस एपीए को क्या कर देंगे, वॉइड एब इनिशियो कर देंगे, और फिर नॉर्मल प्रोविजन से आपकी इनकम कैलकुलेट हो जाएगी, नॉर्मल वही एएलपी वापस से निकलेगी और उसके हिसाब से इनकम कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो देखो आगे ये लिखा है कि जैसे ही आप वॉइड एब इनिशियो करते हो तो जो नॉर्मल प्रोविजंस हैं वो सब आपके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएंगे, जितने भी साल के लिए एपीए हुआ था वो सब चीजें वापस केस खुल जाएगा आपका, और नॉर्मल चीजों के हिसाब से उसकी इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। बताइए, क्लियर है? बस इसमें इतना ही पढ़ने की जरूरत है फिलहाल, तो यहां तक कोई डाउट है तो बोलो एक बार। ठीक है, चलिए अब इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो सुनिए। एक पॉइंट इसमें यूज करते हैं हम, रोल बैक प्रोविजन, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, रोल बैक प्रोविजन। हालांकि ये जो लाइन है इससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं समझा देता हूं व्हाट इज रोल बैक प्रोविजन। सर ऐसा देखिए कि मैं इस साल गवर्नमेंट के साथ एक पीए करता हूं, तो मैंने कहा कि सर 5 साल के लिए कर लो, तो उन्होंने इस साल के लिए और अगले 4 साल के लिए मेरे साथ एपीए कर लिया, तो वहां तक तो बात समझ में आती है। अब सर मेरा केस थोड़ा सा यूनिक है, मेरे पिछले 3 साल के केस ओपन पड़े हैं, मतलब स्क्रूटनी में पड़े हैं या रीअसेसमेंट में पड़े हैं, 147 में पड़े हैं, 3 साल के केस ओपन है, पेंडिंग पड़े हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के पास, 3 साल के केस ऑलरेडी मेरे पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है। और इस साल मैंने गवर्नमेंट के साथ एपीए किया। जब इस साल मैंने गवर्नमेंट के साथ एपीए किया तो मैंने गवर्नमेंट को कहा कि सर एक काम करो, क्या एपीए तो कर ही लिया आपने, यही एपीए मेरे पेंडिंग केस पे भी लगा दो ना, बात ही खत्म हो जाए, क्यों टेंशन देते हो और क्यों लेते हो भाई, एपीए कर लो तो यही एपीए मेरे पिछले जो केस चल रहे हैं उन पे भी लगा दो, तो पिछले 3 साल की इनकम भी इसी के हिसाब से निकाल दो, इस साल की भी इसी के हिसाब से निकाल लो, और अगले साल की भी इसके हिसाब से निकाल लेगा, तो 3 साल पिछले, एक करंट 4 और एक अगला 5, ऐसे कर लो, ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरे केस सर पिछले 4 साल के ओपन है, तो भी हो सकता है पिछले 4 साल के जो केस ओपन है उस पर लगा दो, एक करंट ईयर पे लगा दो, 5 साल हो गए, ठीक है। अब मैं कहता हूं मेरे पिछले 5 साल के केस ओपन है, तो सर क्या मैं पिछले 5 साल के केस पे एपीए लगा सकता हूं? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि एपीए 5 साल से ऊपर होता नहीं है, और इस साल मैंने किया तो इस साल तो कवर होगा ही होगा, तो मैं पिछले 4 साल पे ही उनको सेट कर सकता हूं, तो पिछले 4 साल प्लस एक करंट ईयर, तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, 4 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट प्रीवियस ईयर, ये इस तरीके से चीजें हैं। तो अगर मैं पुराने प्रोविजंस पे भी इसको अप्लीकेबल कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड रोल बैक ईयर्स, रोल बैक ईयर प्रोविजन या रोल बैक ईयर, ओके, यस। सर अगर मेरा एपीए एक्सपायर होने वाला है, मान लीजिए ये लास्ट ईयर है, 5 साल है, तो क्या मैं इसे रिन्यू कर सकता हूं? यस, हम इसे रिन्यू कर सकते हैं और फिर से 5 साल के लिए रिन्यू हो सकता है, ठीक है। पर अब हो सकता है रेट चेंज हो जाए या मैनर चेंज हो जाए, वो चीजें हो सकती है, बट यस इट्स रिन्यूएबल। बोलो बात समझ में आ गई? चलिए आ गई, तो अब आगे देखिए, मैंने अभी आपको 3 वर्ड बताए, यूनिलैटरल एपीए, बायलैटरल एपीए और मल्टीलैटरल एपीए। सबसे पहले यूनिलैटरल एपीए की बात कर लेते हैं। एपीए इंटर इनटू बिटवीन ए टैक्स पेयर एंड द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए कंट्री वेयर इट इज सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन। तो एसएससी प्लस टैक्स अथॉरिटी, तो इसके बीच में जब एग्रीमेंट होगा तो उसे हम यूनिलैटरल एपीए कहेंगे, ठीक है, ओके। दूसरा बायलैटरल, सर जब टैक्स पेयर हो, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हो,
ऑफ द होस्ट कंट्री एंड द फॉरेन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब सर एसएससी इंडियन मतलब सीबीडीटी प्लस फॉरेन टैक्स अथॉरिटी, ये 3 लोग मिल जाते हैं। मतलब इस बार 2 गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई बेसिकली, ऐसा कह सकता हूँ मैं। एसएससी तो है ही है, एसएससी तो है ही पार्टी एक। अगर एक गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी तो यूनिलैटरल एपीए, 2 गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई तो बायलैटरल एपीए। फिर आगे क्या बोला सर, टैक्स पेयर हो गया, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होस्ट कंट्री, ठीक है। और मोर देन वन, तो सर मान लीजिए एसएससी है, सीबीडीटी है, ठीक है, और उसके साथ में कंट्री ए है और कंट्री बी है, तो ये हो गया मल्टीलेटरल। तो आप तो कंट्री से पकड़ लो, अगर सिर्फ इंडिया के साथ है, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के साथ है तो यूनिलैटरल, इंडियन प्लस एक हो रहा है तो बायलैटरल, इंडियन प्लस एक है या 2 है 3 है जितने भी है तो मल्टीलेटरल। बताइए जी, बात समझ में आ गई? ठीक है सर, एपीए कौन कौन कर सकता है? एपीए कौन कौन कर सकता है? ये सर सेम वैसा ही है। एडवांस रूलिंग कौन कौन अप्लाई कर सकता है? सर जो नॉन रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट के साथ डील कर रहा हो, जिसके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो। तो वैसे यहाँ पे कि सर जिसके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना चाह रहा हो, तो मतलब जिसके ट्रांजैक्शन है पहले से वो ले सकता है, और जो करना चाह रहा है वो कर सकता है। सिंपल। बताओ यहाँ तक बात समझ में आती है? कोई डाउट है तो बोलिए। ओके, सो नेक्स्ट है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि सर हम अगर ये चाहते हैं कि हम कोई एपीए करें तो कैसे करें, मतलब प्रोसेस क्या रहेगी। तो देखिए एक एपीए कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, एक बड़ा स्टैंडर्ड का काम है। तो इसको करने का एक स्पेसिफिक प्रोसीजर भी है, ठीक है। आइए क्या है देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं सर एपीए करना चाहता हूं, तो पहले आप इनकम टैक्स में अप्लाई कीजिए कि सर मैं एपीए करना चाहता हूं। एपीए के लिए अप्लाई नहीं करना है, आपको ये अप्लाई करना है कि मैं एपीए करना चाहता हूं, तो मुझे इसके रिगार्डिंग कुछ कंसल्टेंसी चाहिए, ठीक है। अब सोचो, मतलब एपीए करना एक अलग प्रोसेस है, और उसकी कंसल्टेंसी के लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा कि सब मैं चाहता हूं कि मुझे आप थोड़ा सा गाइड करें, मुझे पहले कुछ चीजें बताएं, ठीक है। तो आपका एक अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा, आप मिलेंगे और फिर आपको पूरा बताया जाएगा कि देखो एपीए में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। जब आप समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है एपीए में ये कुछ सब कुछ होता है और मैं इस चीज के लिए रेडी हूँ, तब क्या होगा सर, तब आपको एपीए के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो आपको एपीए के लिए अप्लाई करना है, फिर आप अप्लाई करेंगे, फिर आपकी एप्लीकेशन को एनालाइज किया जाएगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, सब चीजें देखी जाएगी, और फिर उसके हिसाब से आपको एपीए इशू किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए पहला क्या बोला, प्री फाइलिंग कंसल्टेशन, मतलब एप्लीकेशन फाइल करने से पहले कंसल्टेशन। Any person proposing to enter into the agreement under these rules may by an application in writing make a request। यहाँ पे देखो राइटिंग में आपको रिक्वेस्ट देनी है कि सर मैं एपीए करना चाह रहा हूँ, तो मुझे एप्लीकेशन फाइल करने से पहले कुछ कंसल्टेंसी चाहिए। वरना क्या होगा, देखो ये बेसिकली इसलिए किया गया कि अगर आपने कंसल्टेंसी नहीं ली तो आप उल्टा पुल्टा फॉर्म भरोगे, उल्टी पुल्टी एप्लीकेशन भरोगे, फिर उसके में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, फिर आप वापस भरोगे, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो ऐसा ना हो इसके लिए आपको ये प्री कंसल्टेशन का पॉइंट बोला गया है। आइए, द रिक्वेस्ट फॉर प्री कंसल्टेशन शेल बी मेड इन अ फॉर्म नंबर 3CEC, ठीक है। तो इस फॉर्म में ये एप्लीकेशन जाती है। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्म आपके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आपको नंबर याद है तो आप जरूर लिखें। एक सेकेंड। ओके, तो प्री कंसल्टेंसी हमने फाइल कर दी, फॉर्म नंबर 3CEC है। फॉर्म नंबर वैसे तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको याद हो और एग्जाम में आप लिखो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आ जाता है तो, ठीक है। जब आपकी रिक्वेस्ट उनके पास पहुंचेगी तो वो आपका क्या रखेंगे, एक सेशन रखेंगे प्री कंसल्टेशन विद द पर्सन, जो भी उनका ऑफिसर होगा उसके साथ आपका एक सेशन रख देंगे, ठीक है। ओके, अब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो आपके साथ एक सेशन रखेगी, आपको समझा देगी कि सब एपीए क्या होता है, बायलैटरल क्या होता है, मल्टीलैटरल क्या होता है, कैसे फाइल करना, वो सारी चीजें आपको समझा दी जाएगी, एक तरीके से गाइड कर दिया जाएगा आपको, ठीक है।
ठीक है। अब इसमें और डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो सर क्या क्या समझाएंगे, तो सर स्कोप क्या रहेगा, ट्रांसफर प्राइसिंग के इश्यूज क्या अराइज होंगे, किन चीज़ों को मतलब पेमेंट कैसे करना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी वगैरह वगैरह, वो सब आपको बता देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अब सर सवाल ये आया कि आपने काउंसलिंग ले ली, ठीक है, और फिर आप कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो नहीं लेना जी, तो क्या डिपार्टमेंट आपको ये बोल सकता है ऐसे कैसे नहीं लेना भाई साहब, हमारा टाइम खराब कर दिया तुमने, तुम्हें तो एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा, बताओ, ऐसा बोल सकता है? नहीं सर, ये तो अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है, आप कहीं पे जाओ, मान लो आपने कहा कि सर मुझे टाटा की ये गाड़ी देखनी है, और आपने गाड़ी देखी, उन्होंने आपको पूरा समझाया कि देखिए सर इस गाड़ी में ये फीचर्स है, ये है वो है वो है, लोन हो जाएगा, सब समझा दिया, फिर आप कहते हैं नहीं लेनी तो नहीं लेनी तो नहीं लेनी, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। तो सेम वही चीज़ है कि सर ऐसा कुछ नहीं है कि ना तो आपके ऊपर बाइंड है और ना ही बोर्ड के ऊपर बाइंड है कि वो एग्रीमेंट करे ही, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो दोनों के ऊपर ही कोई बाइंडिंग नहीं है कि अब करना ही पड़ेगा या फिर ऐसा। अच्छा, कुछ ऐसा भी नहीं है कि एक बार कंसल्टेशन ले लिया तो अब मान के चलो कि एग्रीमेंट हो गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये बेसिक सी बात है, चलो समझ गए। तो प्री कंसल्टेशन हो गया, आ गया ये भाई। प्री कंसल्टेशन को मैं एक तरीके से और समझाता हूँ, चलो आपको। आप ऐसा समझिए कि आपको कोई सर्जरी करवानी है, मान लीजिए, है ना, और वो सर्जरी ऐसी नहीं है कि कोई रिस्क वाली सर्जरी नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, किसी को काले से गोरा होना है, तो इसकी कोई हो सकता है कोई सर्जरी हो, तो इस तरीके की कोई सर्जरी, किसी को नी रिप्लेसमेंट कराना है, ऐसी कोई सर्जरी है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप जाते और बोलते कर दो भैया, पहले आप पूरा एक बोलते कि सर मुझे पूरा बता दो, तो वो आपका प्री कंसल्टेशन है कि पहले अप्लाई करने से पहले कंसल्टेशन दे देंगे आपको कि देखो जी इतने दिन का प्रोसेस है, इतना खर्चा आएगा, इतना ये होगा वो होगा, सब समझा देते। तो सेम वैसा ही यहाँ पे हो रहा है, राइट। ठीक है, अब आप समझ गए और आप कहते हैं हाँ जी अब मैंने फाइनल कर लिया है, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप एप्लीकेशन डालेंगे। एप्लीकेशन जब आप डालेंगे तो उसके लिए फॉर्म कौन सा है, 3CED। ठीक है, कंसल्टेशन के लिए 3CEC था और इसके लिए 3CED है। ठीक है, किसको देंगे आप, तो आप देंगे सर डायरेक्टर जनरल, डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स को दे देंगे। ठीक है, इस फॉर्म में जब आप भरेंगे, इस फॉर्म को जब आप भरेंगे तो इस फॉर्म में आप क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या चीजें होगी, वो क्या है आइए देखते हैं। बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर रिलेवेंट to the first assessment year for which the application is made in respect of transaction which are continuing nature and dealing from already recurring before undertaking transactions। ठीक है, ये तो वही है कि सर कभी भी कर सकते हो आप, मतलब पहले से ट्रांजैक्शन चल रहे हैं तो भी कर सकते हो, ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब भी कोई एप्लीकेशन मिलेगी तो सर उसके साथ एक प्रूफ ऑफ पेमेंट डिस्क्लोज इंक्लोज करना पड़ेगा, मतलब एप्लीकेशन की जो फीस होती है वो आपको भी भरनी पड़ेगी और उसका प्रूफ एप्लीकेशन के साथ देना होगा। राइट, फीस कितनी है सर, तो फीस यहाँ पे देख लीजिए, देखिए यहाँ पे फीस भी है। अब ऐसे मजाक नहीं है कि सर मैं एक बार करके देख लेता हूँ, है ना, आपके मन में आ जाए कि सर आपने पढ़ाया है तो हम भी एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं, मजाक वाला काम नहीं है, पता है ना, बड़े लेवल का काम है। सोचो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्री कंसल्टेंसी दे रहा है तो कितना बड़ा मैटर होगा, छोटे मोटे मैटर के लिए थोड़ी है, राइट। तो सर फीस क्या है, देखो छोटी सी फीस है, अगर अमाउंट 100 करोड़ से ऊपर का नहीं है, ठीक है, मतलब जितने के आप ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं वो अमाउंट अगर 100 करोड़ से ऊपर का नहीं है तब तो फीस 10 लाख रुपए। 100 करोड़ से ऊपर है पर 200 करोड़ से ऊपर नहीं है तो इन दैट केस 15 लाख रुपए, और 200 करोड़ से ऊपर का ट्रांजेक्शन है तो 20 लाख रुपए। बस ये छोटी सी फीस आपको जमा करवानी है और आपको कंसल्टेशन मिल जाएगा और एग्रीमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला था कि सर हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो सर जो भी टेबल होगी उसके हिसाब से आप फीस जमा कराइए और एप्लीकेशन के साथ लगा दीजिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मन में आना बहुत बोलते ना ऑब्वियस है, वो ये है कि सर क्या मुझे प्री कंसल्टेंसी के टाइम पे फीस देनी है या मुझे अप्लाई करते टाइम पे फीस देनी है। अप्लाई करते टाइम पे फीस देनी है, प्री कंसल्टेंसी की कोई फीस नहीं है, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट इज विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, कि सर अगर बाद में अप्लाई करने के बाद हमें लगता है कि नहीं नहीं हमें तो नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई, जैसे एडवांस रूलिंग में मैंने बताया था आपको कि 30 दिन में आप एप्लीकेशन को रिवोक कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे भी एप्लीकेशन देने के बाद आपको लगता है कि गलत दे दी एप्लीकेशन या फिर बाद में देखेंगे, तो आप चाहें तो अपनी एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं,
विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉल के लिए फॉर्म कौन सा है? 3CEE, देखो लाइन से चल रहा है, 3CEC CED CEE, तो ये ऐसे लाइन से चल रहा है। तो पहले क्या था? प्री कंसल्टेशन, फिर था अप्लाई, और फिर है विड्रॉल। अब यह क्या लिखा है? फीस रिफंड नहीं होगी सर, आप टाइम पास करो, पहले 10 लाख दे आए, अप्लाई कर दिया, 10 दिन बाद जाके कहते हो नहीं चाहिए, मेरे 10 लाख वापस दो, वापस नहीं मिलेगा पैसा, याद है? यस, ऐसा ही पॉइंट वहां पे आपको बताया था। चलिए, पर सर मान लो ऐसा नहीं हुआ, हमने तो अप्लाई कर दिया। जब हमने अप्लाई कर दिया, उनके पास फॉर्म पहुंच गया, तो वो क्या करेंगे? वो आपसे वो डॉक्यूमेंट, जब जब उन्हें डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स मंगाएंगे आपसे, ध्यान देंगे, एप्लीकेशन नोट करेंगे, अगर एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट है तो वो डिफेक्ट ठीक करने को आपको बोलेंगे। तो ये सब चलता रहेगा, मतलब डॉक्यूमेंट लेना देना चलता रहेगा, ठीक है। अब वो डिस्क्रिपेंसी आपको ठीक कर देनी है, डिस्क्रिपेंसी ठीक करने के बाद वापस से आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में आ जाएगी। तो इस तरीके से ये सारा काम चलता रहेगा, अब इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, जब सर ये इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच गई, उन्होंने देख लिया, तो वो क्या करेंगे? ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो आपके साथ मीटिंग करेगी, आपसे मिलेगी, टाइम लेगी, इंफॉर्मेशन मांगेगी, आपके प्रीमाइसिस का विजिट करेगी, आपसे पूछताछ करेगी, मतलब लेन देन चलता रहेगा। लेन देन पैसे का नहीं, इंफॉर्मेशन का। उन्होंने बोला कि हमें ये और चाहिए, आपने कहा लो साहब। उन्होंने कहा कि हमें ये डॉक्यूमेंट ला के दो, आपने कहा ये। उन्होंने कहा आपको मिलना है तो मिलेंगे आपसे, पूछताछ करनी है पूछताछ करेंगे, आपका ऑफिस देखना है ऑफिस देखेंगे, तो ये सब काम चलते रहेंगे, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी और उनको लगेगा कि हाँ अब ठीक है, हम सेटिस्फाइड हैं और हम रूलिंग देने को, ये एग्रीमेंट करने को तैयार है, तब जाके सर एग्रीमेंट बनेगा और बन के उस पर सिग्नेचर हो जाएंगे, खत्म बात। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। मेन प्रोसेस वो है कि प्री कंसल्टेशन होगा, फिर आप अप्लाई करेंगे, फिर आपको एनालाइज किया जाएगा, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए वो मांगी जाएगी, और एग्रीमेंट इश्यू कर दिया जाएगा। चलिए, द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। अब सर जो एग्रीमेंट इश्यू होगा उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे? जो एग्रीमेंट इश्यू होगा उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे? सर कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा तो कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो उसमें मेनली क्या क्या लिखा होगा? सर कौन कौन से ट्रांजेक्शन कवर होंगे ये लिखा होगा, क्योंकि एपीए स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए होता है, तो इसलिए लिखा जाएगा कि इन इन ट्रांजेक्शन के लिए एपीए हुआ है। प्राइस क्या डिसाइड हुई, मतलब किस प्राइस पे ट्रांजेक्शन कंसीडर किए जाएंगे या किस मैनर पे वो होगा। एलपी कैसे निकाली जाएगी, ये वही बात आ गई। अगर कोई एजम्पशन ली है तो वो रोल बैक प्रोविजन, मतलब कि पिछले साल से अप्लीकेबल करना है तो कब से अप्लीकेबल होगा वो होगा, ठीक है। एग्रीमेंट शैल बी नॉट बाइंडिंग ऑन द बोर्ड और एसएससी इफ देयर इज अ चेंज इन द क्रिटिकल अजम्पशन और फेलियर। कि सर मान लीजिए कि अभी तो आपने एग्रीमेंट कर लिया, पर आने वाले फ्यूचर में कुछ अजम्पशन बदल जाती है, कुछ चीजें बदल जाती हैं, तो उस केस में फिर आप बाइंड नहीं हैं, ठीक है। ओके, बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट शेल सीज ओनली इफ एनी पार्टी हैज गिवन ड्यू नोटिस। मतलब कि सर मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि हमने एक एग्रीमेंट किया, ठीक है। अब कुछ चेंज हो गई, परिस्थितियां चेंज हो गई। परिस्थिति चेंज कैसे हो गई? मान लो कि अच्छा ऐसा समझो कि मैंने एग्रीमेंट लिया, मैंने एग्रीमेंट किया, अब मैंने अपने एग्रीमेंट में इतने दिन तुम अकेला था, अब मैंने किसी पार्टनर को मिला लिया, ठीक है। या फिर यूं कहूं कि मैंने अपना बिजनेस किसी के नाम कर दिया दूसरे के। तो ऐसी सिचुएशन में परिस्थितियां चेंज हो चुकी हैं, तो हम चाहें तो हम अप्लाई कर सकते हैं कि सर देखिए परिस्थिति चेंज हो गई है, अब एग्रीमेंट अप्लीकेबल नहीं हो, हम ऐसा चाहते हैं, तो आपको नोटिस में डालना है उनके, तब जाके वो चीज़ें फिर बंद हो जाएगी, वो एग्रीमेंट वहीं पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। या आप कहते हो कि सर हमने वो प्रोडक्ट बंद कर दिया, हमने तो नया प्रोडक्ट चालू कर दिया, परिस्थिति चेंज हो गई, अब तो वैसे नहीं लगेगा। तो आप नोटिफाई कर दीजिए कि साहब हमने चेंज कर दिया, ठीक है। आगे आ जाइए। सर अगर कंडीशंस चेंज हुई है तो क्या जरूरी है कि मैं अपना एग्रीमेंट खत्म कर दूं? क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं उसको रिवाइज करवा लूं, रिन्यू करवा लूं? तो यस, ऐसा हो सकता है, आप उसको रिवाइज या कैंसिल कर सकते हैं। मतलब आप जाके कह सकते हैं कि सर ये चीज़ चेंज हो गई तो आप कंडीशन चेंज कर दो। तो वो आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी अगर इंटर करता है तो वो
नोटिस इन राइटिंग देगा कि सर इस तरीके का चेंज हुआ है, और किसको बताएगा? डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स को बताएगा। ठीक है, बस इतना ही है। बताइए जी, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल दीजिए एक बार। ठीक है, अभी मैंने पिछले थोड़े टाइम पहले जब अपने ये क्लास शुरू की थी, तो मैंने एक वर्ड बताया था आपको, रोल बैक प्रोविजन। ठीक है, तो वहां पे तो सिर्फ रोल बैक ईयर्स को डिफाइन किया गया था, यहाँ पे पूरा रोल बैक प्रोविजन को डिफाइन किया गया है। रोल बैक का मतलब हमने क्या बताया था कि सर एग्रीमेंट जो है वो पिछले पीरियड से भी अप्लाई किया जा सकता है। अगर हमारे कोई पुराने पेंडिंग असेसमेंट चल रहे हैं तो हम उन पे भी इस एग्रीमेंट को अप्लाई कर सकते हैं, और उसे ही रोल बैक प्रोविजन बोलते हैं। क्या लिखा है देखिए, रोल बैक प्रोविजन रेफर्स टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मेथोडोलॉजी ऑफ डिटर्मिनेशन एएलपी or the ALP or to be applied in international transaction which has already been entered prior period to the period cover under the APA। कि सर APA तो हमने आज किया था 5 साल के लिए, APA तो हमने आज किया 5 साल के लिए, पर हम चाहते हैं कि पिछले 3 साल पे भी एप्लीकेबल हो जाए, तो उसे रोल बैक प्रोविजन बोलते हैं। देखो क्या लिखा है कि सर रोल बैक प्रोविजन अपनाने से होगा क्या। तो सर प्रोवाइडिंग सच एन मैकेनिज्म, अगर हम रोल बैक प्रोविजन लगाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या सोल्व हो जाएगी पता है? लीड टू रिडक्शन इन द स्केल ऑफ लिटिगेशन। जो सर पुराने केस खड़े हैं ना बहुत सारे, वो सब खत्म हो लेंगे। तो मेरा 3 साल से केस पेंडिंग चल रहा था, तो अगर इस एपीए के हिसाब से मेरे वो 3 केस निपटते हैं तो जाहिर सी बात है लिटिगेशन कम हो रहा है। यस, तो लिटिगेशन कम हो जाते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है। चलिए आगे क्या लिखा है। ठीक है, इनको तो मैंने बता चुका हूँ। ऐसे तो कंटेंट बहुत ज़्यादा है, देखिए कंटेंट बहुत ज़्यादा है, पर अपने को सिलेक्टेड ही करना है। ठीक है, तो मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी हैं। हाँ, यहाँ से आ जाइए, एक पॉइंट और देख लेते हैं, फर्निशिंग ऑफ एनुअल कंप्लाइंस रिपोर्ट। ठीक है, आपने पूरे साल क्या किया, आपने सारे नियम कायदे कौन कौन से फॉलो किए, कौन से फॉलो नहीं किए, तो उसकी एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। जिन्होंने एपीए कर रखा है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो एपीए में कवर होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, और वो फॉर्म जो है वो कौन सा होता है? 3CEF होता है, राइट। ठीक है, ये जो होता है ये सब कब भरना है देखिए, द एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट शैल बी फर्निश्ड इन द कार्ड डुप्लीकेट, मतलब कि 4 कॉपीज में इसको सबमिट करना होता है हर साल के लिए, और विद इन 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 30 दिन के अंदर अंदर करना होता है, और विद इन 90 डेज फॉर इंटरिंग द एग्रीमेंट। मतलब कि सर मान लीजिए मैंने तो एग्रीमेंट ही अभी किया है सर, मेरी रिटर्न भरने की ड्यू डेट है मान 31 अक्टूबर, तो वैसे तो मुझे 31 अक्टूबर से 30 दिन, मतलब कि 30 नवंबर तक भरना है, पर मैं ये कहूँ कि सर मैंने तो एग्रीमेंट ही अभी किया है, ठीक है, तो उस केस में 90 डेज फ्रॉम द एग्रीमेंट, जो बाद में हो, राइट। ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स क्या करेगा, जब 4 कॉपी में आप उसके पास ये फॉर्म भरेंगे तो उसमें से एक कॉपी को वो क्या करेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेज देगा। ठीक है, एक कॉपी वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को भेज देगा, और एंड एक कॉपी वो टीपीओ को भेज देगा। तो ऐसे एक एक और एक 3 कॉपियां वो भेज देगा। मतलब आपने 4 कॉपी में अप्लाई किया कि लो साहब मेरा ये एनुअल रिपोर्ट है, और वो तीनों जगह पे एक एक रिपोर्ट को भेज देगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्लाइंस ऑडिट। देखो कंप्लाइंस ऑडिट वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ कि सर अगर मैंने एग्रीमेंट किया है तो इसका मतलब मेरा जो असेसमेंट हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू एपीए होना चाहिए। यस, मुझे उस एग्रीमेंट को फॉलो करना चाहिए। यस, तो कंप्लाइंस ऑडिट में सिर्फ इतना सही है कि क्या हमने एपीए के अकॉर्डिंग काम किया या नहीं किया, क्या एपीए के अकॉर्डिंग सारी असेसमेंट हुए या नहीं हुए, दैट्स इट। चलिए भाई हो गया ये, इसमें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक पॉइंट ये जरूर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर कैसी सिचुएशंस में, किन सर्कमस्टांसेस में एपीए को कैंसिल किया जा सकता है। ये क्वेश्चन मुझे लगता आ सकता है, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे क्या केस हैं
जब एपीए को कैंसिल किया जा सकता है। तो एक केस तो हमें पता ही है, पहले ही बता दिया था कि अगर आपने झूठ बोल के फ्रॉड से या मिस रिप्रेजेंटेशन से इसको लिया है तो इसे कैंसिल कर देंगे, वही डैमेज इश्यू कर देंगे। दूसरा, आपने एनुअल कंप्लाइंस नहीं करे तो कैंसिल कर देंगे। आपने इसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो कैंसिल कर देंगे। तो ये तो बेसिक पॉइंट्स हैं। देखिए क्या है सर, ये कैंसिल कर देंगे फॉलोइंग रीजन से। पहला, कंप्लायंस ऑडिट जो करवानी थी वो आपने नहीं करवाई, कंप्लायंस ऑडिट आपने नहीं करी, मतलब वायलेशन कर दिया आपने, ठीक है। दूसरा, वो कंप्लायंस फाइलिंग जो करनी थी वो आपने नहीं करवाई, ठीक है। आपने जो फाइलिंग करी है उसमें बहुत एरर है, मतलब आपने ऐसे ही लिपापोती करके रिपोर्ट सबमिट कर दी, ठीक है। आगे क्या बोला, एग्रीमेंट इज टू बी कैंसल्ड इन सेक्शंस में कैंसिल हो जाए, मतलब किसी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में हो जाए। तो ये कई रीजन हो सकते हैं भाई। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने स्कीम में तो घुस गए, आप जब भी कोई स्कीम लेते हैं तो उसकी कुछ तो कंडीशंस होती है, तो आप स्कीम में तो घुस गए पर उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे। तो अगर आप स्कीम में घुस गए और कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो इन दैट केस क्या होगा सर, इन दैट केस आपके एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा। बताओ क्लियर है पॉइंट? ओके, चलिए। तो ये अगर रीजन रहे तो कैंसिल हो सकता है। अब होगा कैसे सर, ऐसा तो नहीं है सिंपली। तो आपको सर एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे देंगे, बोर्ड आपको बुलाएगा कि देखिए हमें ऐसे ऐसा पता चला है और हम आपका ये एग्रीमेंट कैंसिल कर रहे हैं, आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करेगी, दूसरी कंट्री को भी इन्फॉर्म कर देगी अगर वो इन्वॉल्व है तो, क्योंकि हमने क्या कहा था कि बायलिटरल हो सकता है, मल्टीलिटरल हो सकता है, तो उनको भी तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यस, तो उनको भी आप बता देंगे, इंडियन गवर्नमेंट बता देगी कि हम ये एपीए कैंसिल कर रहे हैं और इसका रीजन ये है। अब आप देख लो आपको क्या, in order to cancellation of the agreement shall be in writing and shall provide reason for the cancellation and for non acceptance of submissions। चलो जी, ठीक है। तो ये आपको रीजन बता देंगे। आप ऐसा नहीं है कि कैंसिल कर रहे हैं और आपको बता ही नहीं रहे क्यों कर रहे हैं, आप रीजन मांगो, आपको रीजन दे देंगे, ठीक है। कब से कैंसिलेशन इफेक्ट में आएगा सर, एक इफेक्टिव डेट होगी तब से कैंसिलेशन इफेक्ट में आ जाएगा। चलिए बस। और अगर जानबूझ के झूठ बोल के आपने लिया है और ये पता चल जाता है तब तो वही डेमिनिशियन। वही डेमिनिशियन का मतलब क्या है, स्टार्टिंग से ही खत्म, मतलब ऐसा माना जाएगा कि कभी एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था, ठीक है। चलिए जी। और जैसे ही कैंसिलेशन होगा एओ को इन्फॉर्म कर देंगे, टीपीओ को इन्फॉर्म कर देंगे, भाई उनको एक एक कॉपी भेजी थी ना हमने पहले, ठीक है। अब उनको इन्फॉर्म कर देंगे जब कैंसिल कर दिया है, ठीक है। ये डन, बस इसमें इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मान लो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा दिया आपको, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है बस। क्या है, मेंटेनेंस एंड कीपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मेंटेनेंस कीपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स बाय पर्सन एंटरिंग इनटू एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में जा रहे हैं, अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में जा रहे हैं, या अगर आप एसपीडी एचडीपी सॉरी स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे, ठीक है। तो जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं उनके रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने होंगे। काम की जो बात मैं कह रहा हूँ एमसीक्यू, वो यहाँ है एमसीक्यू, इस पे ध्यान दे लेना कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सर आपके ऊपर 5 लाख की पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। 5 लाख की पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो आप, पेनल्टी को ध्यान से समझना। पेनल्टी दो चीजों की है, एक रिकॉर्ड्स मेंटेन ना करने की, और एक मेंटेन तो कर रहे हो आप पर जब डिपार्टमेंट ने आपसे रिकॉर्ड मांगे तो आपने फर्निश नहीं किए, उसकी पेनल्टी है। तो ये आपको ध्यान देना है, तो इसलिए इसको पढ़ लीजिए। इफ कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी फेल्स टू फर्निश द इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, तो पेनल्टी है 5 लाख रुपए की ऑन दैट पर्सन, ठीक है। इन अदर केस ए सम ऑफ 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्पेशल डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन इंटर्ड इनटू बाय such person shall be levied as penalty, ठीक है। अगर आपसे डॉक्यूमेंट मांगे और आपने फर्निश नहीं किए तो 5 लाख की पेनल्टी है, ठीक है। और बाकी केस के आपने मेंटेन नहीं किए तो 2% ऑफ वैल्यू है, तो 1 करोड़ है तो 1 करोड़ का 2% निकाल लो, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना है, जितने भी ट्रांजेक्शन है उनका 2% पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, ये है रिपोर्ट। रिपोर्ट आपको लेनी पड़ेगी सीए से,
ठीक है। सीए से आपको एक रिपोर्ट बनवानी पड़ती है, क्या है, एवरी पर्सन हु हैज एंटर्ड इनटू द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर शैल ऑब्टेन रिपोर्ट फ्रॉम द अकाउंटेंट और फर्निश सच रिपोर्ट ऑन अ रिपोर्ट, मतलब 31 अक्टूबर से पहले पहले, ठीक है, 31 अक्टूबर से पहले पहले आपको फॉर्म 3CEB में, फॉर्म 3CEB में एक रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है कि आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स किए, क्या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन थे आपके, ठीक है, ये आपको जरूर भरना है। सर 31 अक्टूबर कैसे हुई, मतलब एक तरफ तो बोल रहे 31 अक्टूबर, एक कह रहे हैं एक महीना पहले रिटर्न फाइलिंग से। तो जिन लोगों के इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या होती है, 30 नवंबर, ये याद है आपको, यस, तो इसलिए बोला गया है कि रिटर्न फाइलिंग से एक महीने पहले, तो वो 31 अक्टूबर ही हो गया, ठीक है। ओके, NJA ये क्या है, ठीक है, वैसे तो कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है, मैं आपको इन शॉर्ट समझा देता हूँ, ठीक है, इन शॉर्ट समझा देता हूँ, क्योंकि ये वैसे देखा जाए ना तो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। NJ होता है नोटिफाई जुरिस्डिक्शनल एरिया, नोटिफाई जुरिस्डिक्शनल एरिया, समझिए कि सर मैं मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस कर रहा हूँ, मतलब ऑस्ट्रेलिया में मेरी डीलिंग हो रही है, तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में डीलिंग कर रहा हूँ तो इंडियन गवर्नमेंट को अगर मेरे पे डाउट लगता है तो वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से पूछ सकती है, वहां से इंफॉर्मेशन मांग सकती है। सॉरी, थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है। हाँ, तो नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया में हमने क्या कहा कि मान लीजिए सर मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ डीलिंग कर रहा हूँ, तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, हाँ है, अगर वहां पे मेरी एसोसिएट इंटरप्राइजेज है तो, राइट, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट वहां से इंफॉर्मेशन मांग सकती है, कल को रिकवरी करनी पड़े तो कर सकती है, उस गवर्नमेंट के साथ क्या कर सकती है, ट्रीटी कर सकती है, DTAA कर सकती है, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब सोचो कि मैंने वर्ल्ड के मैप पे एक ऐसी जगह ढूंढी, ध्यान से सुनिएगा, मैंने वर्ल्ड के मैप पे एक ऐसी जगह ढूंढी जहां पे, ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट का कोई लेना देना ही नहीं है, जहां कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, आप तो ऐसे मान लो, ठीक है। हमने मैप पे, वर्ल्ड के मैप पे एक ऐसी जगह ढूंढी जहां पे कोई गवर्नमेंट का लेना देना ही नहीं है, ये मान लो कुछ है ही नहीं वहां पे, ठीक है। तो वहां की गवर्नमेंट से हमारी गवर्नमेंट का, वहां गवर्नमेंट है ही नहीं बेसिकली, ये मान लो, तो वहां से कोई इन्फॉर्मेशन मिलने का कोई मतलब नहीं है, वहां से कोई जानकारी मिलने का कोई मतलब नहीं है, वहां से कोई वसूली होने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसे एरिया को बोलते हैं नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया। अब अगर हम इंडिया में बैठ के यहां पे कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो चाहे हम रिलेटेड के साथ करें, चाहे अनरिलेटेड के साथ करें, चाहे किसी के भी साथ करें, इस ट्रांजेक्शन को इंटरनेशनल माना ही जाएगा। क्यों, क्योंकि सर जानकारी नहीं मिलेगी वहां से कुछ मिलना ही नहीं है, तो इसे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन माना ही जाएगा हर हालत में, ठीक है। ऐसा एरिया होता है नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया। तो पहले एक एरिया था, अब तो वो भी नहीं है, तो फिलहाल ऐसा कोई एरिया है ही नहीं, ऐसा कोई देश नोटिफाइड है ही नहीं जो NJA के अंदर आता हो, समझ गए, तो इसलिए ये रिलेवेंट नहीं है। आई होप समझ में आ गई होगी बात। नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया रिलेवेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई स्थान, ऐसी कोई प्लेस फिलहाल इंडिया पूरे वर्ल्ड में है ही नहीं, ठीक है। पहले एक होता था, आई थिंक साइप्रस, साइप्रस करके एक जगह थी, पहले वो इस लिस्ट में था, फिर वो भी हट गया यहाँ से, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, लैक ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, ऐसी कंट्री या ऐसी टेरिटरी या ऐसा एरिया, तो वहां पे कुछ नहीं हो सकता, कोई लेना देना नहीं है, तो वहां के हर एक ट्रांजेक्शन को ऑल पार्टी, सारी तो पार्टी को रिलेटिव मान लेंगे और सारी ट्रांजेक्शन को इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मान लेंगे, तो वहां पे आप कुछ भी करो उनके साथ, वो सब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है वहां रिलेटेड है नहीं है ये, ठीक है, ऐसी कोई बात है ही नहीं, ठीक है। आगे क्या लिखा, सर किसी भी खर्चे की छूट नहीं मिलेगी, ऐसे एरिया में अगर आपको पेमेंट करते हैं तो उसकी कोई छूट नहीं मिलेगी, ठीक है, किसी भी खर्चे का अलाउंस नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीजें हो जाएगी। पर सर हो तो तब जाएगी ना जब ऐसा कोई एरिया हो, एट प्रेजेंट ऐसा कोई एरिया है ही नहीं, ठीक है, एट प्रेजेंट ऐसा कोई एरिया है ही नहीं, लो जी,
बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, तो ऐसे एरिया में आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उस पर सीधा 30% टैक्स भी लगा देंगे। ठीक है, सिंपल। या तो जितना एक्ट में लिखा है वो टैक्स, जैसे मान लीजिए कैजुअल पे 30 है या फॉरेन कंपनी पे 35 है या 40 है, जो भी है, तो उस हिसाब से लग जाएगा। अदरवाइज 30 तो मिनिमम है, 30 तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, हाईएस्ट रेट लग जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? क्वेश्चन समझ गए एनजे? कि सर एक ऐसा एरिया जहां से हमें कुछ पता नहीं चलने वाला कि कौन है वहां पे, तो जब कुछ पता ही नहीं चलने वाला तो मैं कैसे पता लगाऊं कि सामने वाला आपका एसोसिएट है या नहीं है, सामने वाला आपका रिश्तेदार है या नहीं है? और जब मुझे पता नहीं लगेगा तो मैं तो क्या बोलूंगा कि हर आदमी आपका रिश्तेदार है, हर आदमी आपका रिलेटेड है, राइट? बस ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोली गई। ठीक है, तो एनजे में सिर्फ इतना याद रख लोगे तो बहुत है कि सर नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया वो एरिया है जहाँ से हमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जहाँ से हमें कोई जानकारी नहीं होती है, जहाँ से हम कोई रिकवरी नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट उसे नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया में मान लेती है, और वहाँ पे हर एक पार्टी आपकी रिलेटेड पार्टी होती है, वहाँ पे हर एक पर्सन आपका रिलेटेड पर्सन होता है, वहाँ पे किया जाने वाला हर एक ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में आ जाता है, और उन पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मान के एएलपी प्रोविजन लगा दिए जाते हैं। वहाँ पे किए गए किसी भी खर्चे की छूट नहीं मिलती। जैसे आप कह दो कि वहाँ पे मेरा स्टाफ है, मैं उसको सैलरी देता हूँ, कोई खर्चा अलाउड नहीं होगा, और जितना भी इनकम वहाँ से होगी उस पर 30% टैक्स लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगी। एक मिनट कनेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट आ जाइए पेनल्टी, एक और पेनल्टी है, फेलियर टू कीप मेंटेन इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और एचडीटी। ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको वैसे। 2% ऑफ ट्रांजेक्शन, वही चीज है। फर्निश नहीं करोगे तो 5 लाख रुपए की पेनल्टी है, और मेंटेन नहीं करोगे तो ये है। ठीक है, 92E में आपको जो एक रिपोर्ट देनी होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, अभी हमने बताई थी ऊपर, याद है? 3CEB फॉर्म, ये रहा। एक सेकंड, 3CEB, अरे भाई खुल जा, क्या हो गया? ये 3CEB फॉर्म अगर आपने टाइम पे नहीं भरा, मतलब इसका सबमिशन नहीं हुआ, तो इस पे भी पेनल्टी है, कितने की? 1 लाख रुपए की। ये आपको याद रखना है। चलिए बस हो गया। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दीजिए एक बार। यहाँ तक कोई डाउट है तो